अब हम आपको मिलवाएंगे नवनी के साथ साथ हमारे अगले गेस्ट से, जिनके जीवन के बारे में जानकर आपको मिलेगी एक नई आशा, एक नई उम्मीद। आप सब भरने वाले हैं ऊर्जा से। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक ऐसे मेहमान आने वाले हैं जो कि लेखिका है, बिल्कुल समाज सेविका है, डांसर भी है, एंकर भी है। तो बहु प्रतिभाशाली अलका सिकतिया जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। पहले तो इसलिए बोलूँगी कि आप लोग गुड मॉर्निंग शो से सबके चेहरों पर मुस्कान लाते हैं, सुबह फैला देते हैं, भोर की जो खुशबू होती है वो फैला देते हैं। और नमस्ते डॉक्टर अलका अग्रवाल सिकतिया का। और मेरे लिए आज बड़ा खुशी वाला दिन है, इसलिए कि बचपन से दूरदर्शन में हम जो देखते थे, तो जब हम वहाँ आकर के एज यू नो इंटरव्यू हमारा होता है तो हमको लगता है अरे वो दूरदर्शन जिसको देखने के लिए हम अपने बचपन में एकदम एक्साइटेड होते थे, तो आज हम स्टूडियो में बैठे हैं और आप लोगों को देख करके तो बहुत प्यारा लगता है। नौमी तो डॉल जैसी लगती हैं और सत्या जो है वो बहुत ही मतलब एक लेकिन आइडियल पर्सनालिटी है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। दर्शकों के साथ साथ आज आपने हमारी भी सुबह बना दी इन कॉम्प्लीमेंट्स की लड़ी के साथ। मतलब हमारी तारीफ कोई नहीं करता था, आज मैंने रियलाइज किया कि आज पहली बार शो में क्या होता है ना, मैं आपकी तारीफ करूंगी तो आप मेरी ज्यादा तारीफ करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि लेखिका के तौर पर आपने लेखन के सभी आयामों को छुआ है, चाहे हम बात करें कविताओं की या फिर लेखन किताबों के। आपने उपन्यास लिखे हैं, आपने फिल्मों के लिए, धारावाहिकों के लिए लिखा है, व्यंग्य लिखा है। तो लेखन का ये जो सिलसिला था, इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या बचपन से ही आपको पता था कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ और मुझे लेखक ही बनना है? देखिए, ये जब प्रश्न होता है तो बहुत बार मैं कहती हूँ, लेकिन दरअसल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था। वो कहते हैं ना, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था। मेरी एक दीदी थी और मैं बहुत बहुत छोटी सी थी उस वक्त, मुश्किल से 6-7 साल की होंगी। और मेरी मम्मी और पापा फार्म हाउस पे रहते थे, तो मोस्टली मैं उनके साथ सिटी में, कटनी एक MP में एक शहर है, अच्छा, तो वहाँ रहते थे। तो हुआ ये कि उनके साथ फिर वो उनकी शादी हुई, शी वॉज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड और 19 ईयर्स की भी नहीं हुई थी और उनकी डेथ हो गई। तो मैं इतनी डिस्टर्ब हुई थी कि फिर वो मैं उनको याद कर करके रोती रहती थी। तो उनसे जो छोटी दीदी थी, प्रभा दीदी नाम है उनका, तो उन्होंने सबने कहा ये इस तरह तो ये मर जाएगी। फिर उन्होंने कहा जो भी तेरे मन में आता है तू लिखना शुरू कर। तो उस समय तो क्या पेन भी नहीं हुआ करते थे, पेंसिल तो जो भी मन में, टीनेज तक आते 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 जो है शायद मतलब मेरी कहानी दूसरों की कहानी मेरी बनती चली गई। तो इस तरह से लेखन की शुरुआत, तो मतलब लेखक बनने के लिए मैं लेखक नहीं बनी, अपने नियति ने बना दिया। जी, नियति ने बना दिया। लेकिन वो पहली कौन सी आपकी कृति थी, पहला कौन सा आपका लेख था जो लोगों तक पहुंचा और जिसने आपको वो प्रोत्साहन दिया कि मुझे ये काम करना है? जी, तो दरअसल जैसे मैंने बोला कि लिखती तो मैं थी और काफ़ी कुछ, और फिर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लेखक बनूंगी। बस वो एक होता है ना कि लिख लेती थी और उठा करके कॉपीज़ कहीं रख देती थी। तो वो दीदी ने, और कटनी में एक कवि हैं डॉक्टर अनिल खम्परिया जी, तो वो उन लोगों ने मुझे बताए बगैर सारिका टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन की एक मैगजीन आती थी, तो उसमें नवांकुर विशेषांक आया। तो उन लोगों ने मुझे बताए बगैर मेरी एक कहानी थी अमसा। तो वो जो कहानी थी, दरअसल हमारा एक फार्म हाउस है जो अभी भी है, और हम वहाँ जाते थे तो हम वहाँ की जो बच्चियाँ होती थी और उनसे बहुत घुल मिल जाते थे। मैं खुद छोटी सी थी, तो उसका नाम दीदी ने रखा था अंशा, लेकिन अब वो जो देहाती लोग होते हैं उनको अंशा तो समझ में नहीं आया, तो वो उसका जो अपभ्रंश हो गया अमसा। अच्छा, ये है तो वो अमसा। और वो जो कहानी, दरअसल मैं ये कहती हूँ कि कहानी ऐसा नहीं है कि आपने एक पात्र को देखा और कहानी बन गई। कई बार जब आपने मान लीजिए कहीं कुछ देखा कहीं कुछ देखा है ना, तो सिंक्रोनाइजेशन होता है, तो वो सारी चीज़ें मिल मिलाकर के कहानी बनती है। तो वो जो अमसा थी वो, और इसी तरह से मैंने ये देखा कि वो कहाँ मतलब किस तरह से गांव में एक बिल्कुल इतने भोले होते हैं, तो शहर की जो एक लड़की जाती है और वो वहाँ जाकर मिलती है और उसको बुलाती है शहर, और शहर में उसके साथ क्या होता है, क्योंकि वो इसको नहीं मिल पाती है और उसका जो शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है। तो ये कहानी थी और नवांकुर विशेषांक में छपी है। और जो थी लोगों तक, मतलब वो दीदी ने जब मुझे ये दिया एक गिफ्ट पैक, तो मैंने बोला क्या है, तो जब मुझे पता चला कहानी, तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि, और उस समय तो सत्या जी और क्या था कि लाइक मोबाइल्स तो थे नहीं जी,
लेटर्स आया करते थे। हाँ। तो बहुत सारे लेटर्स फैले पड़े और उनके बीच में मैं छोटी सी उन सारों को पढ़ रही हूँ। क्या बात है, क्या वैसे बात है। मैं एक सवाल यहाँ पूछना चाहूँगी, क्योंकि सत्या ने अभी जिक्र किया कि आपने काफ़ी कुछ लिखा है, आपने एपिसोड्स भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, एसेज भी लिखे हैं। तो अब जब इतने अलग अलग कैटेगरीज, इतने अलग अलग जॉनर्स आपने लिखे हैं, तो कोई ऐसा जॉनर होगा ना जो आपके दिल के करीब होगा, तो ऐसा कोई फेवरेट जो लिखना आपको ज़्यादा पसंद है? जी देखिए, वैसे तो कहानियाँ मुझे, और आजकल मैं व्यंग बहुत लिखने लगी क्योंकि विसंगतियाँ शायद बहुत बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और कहते हैं माँ को तो उसके सारे बच्चे अच्छे लगते हैं। तो मेरे साथ ऐसा है कि जब सिलसिलेवार ज़िंदगी मेरे लिए कहानी बन जाती है और विसंगतियाँ व्यंग हो जाती हैं, और गुस्से में और दुख में पता नहीं मेरे भीतर से कविता निकलती है। गज़ल में लिखती हूँ, लेकिन गज़ल में मैं मतलब मेहनत करनी पड़ती है मुझे, और ये सब जो है ये अपने आप निकलते हैं। और दरअसल ये होता है कि मैंने बोला ना कि जैसे कहानियाँ, मेरी शुरुआत कहानियों से हुई थी और व्यंग भी मैं लिखने लगी थी, बहुत छोटी उम्र में छपने भी लगे थे। लेकिन आजकल व्यंग ज़्यादा लिख रही हूँ मैं, पर हाँ कहानियाँ भी, मतलब एक लंबी कहानी लिखी है। तो कहानी में ये होता है कि व्यंग लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें आपको जो कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस का है वो बहुत बैलेंस करना पड़ता है। तो अपना लिखा हुआ कुछ हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी? आपको चलिए हरियाणवी भाषा में थोड़ा सा एक सुना देती हूँ। और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब आप लेखक बनते हैं ना, तो जो कहते हैं ना कि आप शिद्दत से मांगो तो पूरी कायनात आपको देने लगेगी। तो हुआ ये कि मैं न्यूज़पेपर, चाय जब तक मेरी उतरती नहीं, जब तक मैं न्यूज़पेपर लेकर नहीं बैठती, और पतिदेव कहते हैं कि भाई तुमको तो न्यूज़पेपर, मैं कहती नहीं, मैं चाय नहीं पी सकती हूँ बिना न्यूज़पेपर के। तो उस समय कुछ ऐसा हो रहा था कि हर दिन वहाँ के बॉम्बे के हॉस्पिटल्स का, KEM का है, तमाम हॉस्पिटल्स की कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी। और ये सच्ची घटनाओं पर ये व्यंग लिखा था मैंने। अच्छा। और इसका मैंने शीर्षक दिया था इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु ले लो। इच्छा मृत्यु ले लो अस्पतालों में। हाँ। तो उसको मैं शॉर्ट में थोड़ी सी चीज़ बता देती हूँ आपको कि कई बार हम ये सोचते हैं कि ये जो धारावाहिक होते हैं, इसमें जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, इतने रियल कैसे लगते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम, क्योंकि व्यंग्यकार हैं, तो हम व्यंग्य के कीटाणु ढूंढने के लिए वहाँ जाते रहते हैं। एक बार हमारे भीतर का कीटाणु हमें अस्पताल में ले गया। हम वहाँ गए, वो जो कीटाणु था अचानक हमें उठा करके एक महल में ले गया, और वो महल जो था जीर्ण शीर्ण सा था। तो वहाँ हमने देखा आंखों पर पट्टी बांधे एक महाराज और एक महारानी थे। तो हमने उस कीटाणु से पूछा, भाई ये यहाँ कोई मगन वाला जो ड्रेस वाला है, मगन भाई ड्रेस वाला, उनकी पोशाक पहन के ये लोग क्यों खड़े हैं, कोई शूटिंग हो रही? बोले तुम लेखकों का ना दिमाग नहीं होता बिल्कुल, ये सचमुच के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी हैं। हाँ। तो हमने कहा क्या? बोले चुपचाप तुम देखो। महाराज कहते हैं, महारानी संदीप्तानी आया क्यों नहीं सर? महाराज क्या है ना, आजकल ट्रैफिक जाम हो जावे, फंस गया होगा कट्ठे। अचानक दासी ने आकर कहा, महाराज संजय ना कश्म पधारना की अनुमति चावे से। अरे ऑलरेडी लेट हो गया था, भेजो से ने। हाँ। संजय कटे रह गया था भाई तू। क्या ना महाराज, देखो एक तो ट्रैफिक जाम हो गए और दूसरा मेरा सैटेलाइट खराब हो गया, तो अब तू सैटेलाइट खरीद देगा, हम ना बढ़ाने वाले तेरी तनख्वाह। महाराज सैटेलाइट ना खरीद दूंगा तो क्या खरीदेगा? मोबाइल बोले ना चल यंत्र, वो खरीद लूंगा। भाई देख हम नहीं बढ़ा सकते तनख्वाह, तो महाराज एक काम करो टीवी खरीद लो। हाँ। ना संजय ना टीवी ना खरीदेंगे। बोले क्यों? बोले शकुनी कह रहा था, बड़ी मैनिपुलेटेड, दूरदर्शन में बैठ के बोल रही हूँ बड़ी मैनिपुलेटेड होवे टीवी की खबरें। बोले शकुनी मामा से भी ज़्यादा मैनिपुलेटेड होवे के? बोले हाँ। बोले ना जिस पार्टी का सूटकेस पहुँच जावे ना, बी की राग आपने लाग जावे से। आप एक काम कर, लेकिन महाराज टीवी तो खरीद लो। बोले अश्वत्थामा ने बुला लेंगे, वो उठा लेगा कट्ठे से टीवी, भटकता तो रहे बैठे बैठे। महाराज टीवी तो ले लोगे, लेकिन देखोगे कैसे? हाँ। आपके तो आंखें ना है तो बोले अस्पताल में चले जाएंगे। महाराज अस्पताल ना जाना। क्यों अस्पताल क्यों ना जा? महाराज अस्पताल वो चक्रव्यूह होवे जहाँ एक बार जो कोई चला जावे ना, वो बार ना पावे। अब गांधारी ने बोला अच्छा, अपनी अभिमन्यु की तरह। हाँ। अभिमन्यु की माँ तो सोई ना होती, ना माते तो अभिमन्यु बाहर आ जाता। हाँ। लेकिन यहाँ तो जागती आंखों से फंस जावे।
अब यहाँ फिर मैंने जो अब अस्पताल का एक वो बताया कि वो किस तरह के हमारे यहाँ पर अलग अलग, ये बड़ा लंबा है तो यहाँ फिर हमारी दूसरी बातें रह जाएंगी। तो उसमें अलग अलग तरह की मृत्यु होती हैं, फिर बाद में मतलब वहाँ किस तरह से होता है, फिर उसका एंड जो है व्यंग का वो वहाँ ट्रेजिक वे में होता है कि एक जो बच्चा अकेला है और उसके पेरेंट्स ने सब कुछ लगा दिया और वो वेंटिलेटर पर रखा। अदृश्य आपने एक फिल्म की भी कहानी लिखी जिसको कि देश में और विदेश पे कई मंचों पर सराहा गया। इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने अदृश्य लिखा और कैसा प्रेम मिला आपको इस कहानी को लिखने के बाद? जी, दरअसल अदृश्य के जो डायरेक्टर हैं संदीप चैटर्जी हैं, तो उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया कि मैं चाहता हूँ कि इसकी कहानी आप लिखें। तो जब मैं मिली मैंने कहा ठीक है मिलते हैं। तो उन्होंने वो बेसिक जो स्टोरी लाइन थी वो उन्होंने बताई। तो उसमें नौमी जी और सत्या जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो बड़ी खूबसूरत सी एक जो स्टोरी लाइन थी, जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं वहाँ जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को कई बार नेग्लेक्टेड फील करने लगता है। उसको ये लगता है कि ना मेरे पेरेंट्स मुझे नेग्लेक्ट, और ख़ास करके जब मदर भी वर्किंग हो। तो इस कहानी में मदर और फादर दोनों वर्किंग है, एक हिल स्टेशन पर रहते हैं वो लोग। तो खैर फिर इसको हमने मतलब मैं और मेरे साथ मेरे को राइटर हैं विवेक जी, तो हमने इसको डेवलप किया। तो आज के समाज की जो संवेदनाएं हैं उसको आपने उसके साथ में, लेकिन इसमें इस खास बात इसकी ये है कि ये मैसेज तो है प्लस ये हॉरर है और मिस्ट्री है। अच्छा, क्या बात है। तो इसमें तो बहुत सारे जॉनर्स जो हैं वो इस मूवी में नजर आते हैं। जल्दी से अलका जी आपसे परसाई मंच के विषय में भी जानना चाहेंगी कि क्या उद्देश्य था परसाई मंच को जो आपने शुरू किया, इसके बारे में। मैं बेसिकली जबलपुर मतलब एमपी कटनी से हूँ और जबलपुर मेरी एजुकेशन हुई। तो मैं जब एमए कर रही थी तो मैं परसाई जी से मिली, और जब मैं परसाई जी से मिली तो मुझे ये लगने लगा कि परसाई जी का जो व्यक्तित्व है, उस समय इतनी समझ नहीं थी। मैं पहली बार जब उनके यहाँ गई तो रिक्शे वाले ने मुझे सीधा ले गया और मुझसे उस समय 15 रुपये भी बहुत होते, 15 की जगह 10 रुपये लिए। अच्छा। तो ये चीज़ें थी। फिर धीरे धीरे मैंने उन पर डिसर्टेशन लिखा। फिर जब यहाँ बॉम्बे में शादी के बाद आई तो उनकी डेथ हुई थी 1995 में जी। उसके बाद में मुझे लगने लगा कि परसाई जी की जो राइटिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मैंने फिर परसाई मंच बनाया और उसमें मुझे हंगल साहब, राजेंद्र गुप्ता जी, विष्णु शर्मा जी, मतलब तमाम अनूप सोनी जी वगैरह सबका साथ मिला। और सब लोग उस कार्यक्रम में आते हैं, पढ़ते हैं, और मतलब ये है कि कभी किसी इस मांग नहीं करते हैं कि हम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं तो हमारा रेम्यूनरेशन होना चाहिए, क्योंकि परसाई जी को पढ़ना, परसाई जी को जानना सबके लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी। और एक बात और कहना चाहूँगी, क्योंकि ये परसाई जी के जन्म शताब्दी वर्ष है। अच्छा जी। तो हम अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं जी। और परसाई जी हमेशा कॉन्टेम्परेरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनकी सारी ही कृतियां हमेशा मुझे लगता है कालजयी हैं जी। वैसे बातें तो हमें आपसे और भी बहुत सारी करनी थी। आपके व्यक्तित्व के इतने आयाम हैं कि इतने कम समय में उन्हें छूना संभव नहीं है, लेकिन आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप यहाँ आई और अपने जीवन। सिर्फ अगर 2 मिनट का वक्त है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे नृत्य मैंने बचपन में किया कटनी से, मैं वहाँ पर एक किरण प्रतियोगिता होती थी, तो मुझे देख करके बहुत सारे मारवाड़ी फैमिलीज ने अपनी बच्चियों को डांस कराया। और मुझे लगता है कि जिंदगी में मैं ये सोचती हूँ कि अगर ईश्वर ने हमें ये मनुष्य जन्म दिया है तो हम कुछ तो कर सकें। और मेरे साथ में कुछ बहुत बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम भी आई थी, तो उस समय किसी ने मुझे समझाया। एक बार मैं बहुत परेशान हुई थी, बिकॉज दैट टाइम माई डॉटर वाज जस्ट 5 years old। तो मुझे ये लगने लग गया कि मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन जब किसी ने समझाया तो मुझे लगा कि इंस्टेड ऑफ सेइंग गॉड व्हाई मी, से गॉड ट्राई मी। क्योंकि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, इतिहास वो लिखते हैं जो धारा के विरुद्ध चल करके अपनी राहें खुद बनाते हैं। बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत बात आपने कही है। मुझे लगता है आपकी इस बात से न जाने कितने लोग प्रेरणा ले रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आई, आपने बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए।